कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग किसी भी काम में इतने माहिर, इतने बढ़िया कैसे हो जाते हैं? जैसे कोई म्यूजिशियन हो, कोई खिलाड़ी या कोई साइंटिस्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये तो पैदाइशी टैलेंट है, एक तरह का गिफ्ट। हाँ, ये आम धारणा तो है। लेकिन क्या ये सच है? हम्म। कई सालों की रिसर्च देखती है तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। ये जो कमाल की काबिलियत होती है ना, हम्म। ये अक्सर जन्मजात हुनर से ज्यादा सही तरीके की प्रैक्टिस और हमारे दिमाग के सीखने और बदलने की जो गजब की ताकत है, उसका नतीजा होती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कैसे मतलब सही तरह की जो प्रैक्टिस है वो हमारे दिमाग को सच में बदल सकती है और हमें वो करने लायक बना सकती है जो पहले शायद लगता था कि अरे ये तो नामुमकिन है और ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है ना? लेकिन एक सवाल आता है मन में। हम सब बहुत सारे काम सालों से करते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाना, पर ज्यादातर लोगों की ड्राइविंग स्किल एक लेवल के बाद बेहतर क्यों नहीं होती? सिर्फ किसी काम को बार बार करने से हम उसमें एकदम एक्सपर्ट क्यों नहीं बन जाते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी को कहते हैं भोला अभ्यास या नाइव प्रैक्टिस। मतलब बस काम को दोहराते जाना, बिना किसी खास प्लान के, बिना सोचे समझे। इसके बिल्कुल उलट है सोद्देश्य अभ्यास या पर्पसफुल प्रैक्टिस। इसकी ताकत का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है स्टीव फलून का। स्टीव फलून? हाँ, वो एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट है जिनकी याददाश्त बिल्कुल एवरेज थी, लेकिन सिर्फ सही तरीके से प्रैक्टिस करके उन्होंने अंकों को याद रखने की अपनी क्षमता को, आप मानेंगे नहीं, 7-8 डिजिट से 82 डिजिट तक पहुंचा दिया। 82? सच में? ये तो यकीन करना मुश्किल है। तो फिर इस सुद्देश्य अभ्यास में ऐसा क्या है? क्या चीज इसे इतना असरदार बनाती है? इसके कुछ कह सकते हैं मेन हिस्से हैं। पहला, आपके लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए, छोटे छोटे। सिर्फ ये सोचना कि मुझे बेहतर होना है काफी नहीं है। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या सुधारना चाहते हैं। जैसे आज गाने का बस ये वाला मुश्किल हिस्सा ठीक करना है। अच्छा, मतलब बिना दिशा के बस मेहनत नहीं करते रहना। एकदम पॉइंटेड एफर्ट। और दूसरा, पूरा ध्यान, फोकस। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका 100% ध्यान उसी पर हो, कोई भटकाव नहीं। तीसरा, फीडबैक। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। फीडबैक, हाँ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। ये किसी कोच से मिल सकता है या आप खुद भी अपने परफॉर्मेंस को देख परख कर फीडबैक ले सकते हैं। और शायद सबसे मुश्किल वाला हिस्सा, लगातार खुद को थोड़ा और मुश्किल में डालना। बिल्कुल। चौथा और सबसे जरूरी एलिमेंट यही है, अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वो करना जो अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, जहां गलती होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि इसी चुनौती से दिमाग असल में सीखता है। तो ये सिर्फ घंटों लगे रहने की बात नहीं है, बल्कि सही ढंग से सोच समझकर खुद को थोड़ा पुश करने की बात है। तो ये जो सोच समझकर की गई मेहनत है, ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, इसके पीछे दिमाग का भी कोई साइंस है। बिल्कुल, और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि हमारा दिमाग वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जो प्रैक्टिस से बदल सकता है और मजबूत हो सकता है। इसी को कहते हैं दिमाग की बदलने की ताकत या ब्रेन अडेप्टेबिलिटी। दिमाग का बदलना फिजिकली? क्या इसका कोई असली सबूत है? हाँ, बिल्कुल है। लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, उन पर एक स्टडी हुई थी, बड़ी कमाल की। उन्हें शहर की हजारों बहुत उलझी हुई गलियों और रास्तों का पूरा नक्शा याद करना पड़ता है। इसमें सालों की ट्रेनिंग लगती है। और साइंटिस्ट ने पाया कि इस मुश्किल ट्रेनिंग के बाद उनके दिमाग का वो हिस्सा जो जगह याद रखने का काम करता है, हिप्पोकैम्पस, वो सचमुच में बड़ा हो गया था साइज में। अरे वाह! मतलब जैसे जिम जाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही सही प्रैक्टिस से हमारा ब्रेन भी फिजिकली बदलता है। बिल्कुल सही, एकदम वैसे ही। जब हम खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, कुछ नया या मुश्किल सीखते हैं, तो हम अपने शरीर और दिमाग का जो एक संतुलन होता है, होम्योस्टेसिस, उसे चैलेंज करते हैं। जैसे बॉडी कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही ब्रेन भी नई चुनौती मिलने पर खुद को ढालता है, बदलता है, ताकि वो उस चुनौती का सामना कर सके। दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, पुराने वाले और मजबूत होते हैं। कुछ हिस्सों में माइलिन की परत मोटी हो जाती है, जिससे सिग्नल तेजी से दौड़ते हैं। समझना कि प्रैक्टिस से दिमाग बदलता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर जो एक्सपर्ट होते हैं, वो सोचते कैसे हैं? क्या वो बस हमसे ज्यादा चीजें याद रख पाते हैं, जैसे आपने शतरंज के ग्रैंड मास्टर की बात की? नहीं, ये सिर्फ ज्यादा याद रखने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो जानकारी को, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। शतरंज का ही उदाहरण लें। महान खिलाड़ी थे अलेक्जेंडर अलेखिन। वो बिना बोर्ड देखे एक साथ कई गेम खेल सकते थे। बिना बोर्ड देखे ये कैसे हो सकता है? क्या वो हर एक मोहरे की पोजीशन याद रखते थे? नहीं, वो हर एक पीस की जगह नहीं रटते थे, बल्कि वो बोर्ड पर मोहरों के पैटर्न को पहचानते थे। उनके आपसी रिश्ते, कौन सा पीस कहाँ है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पूरी स्ट्रैटेजिक सिचुएशन क्या है, इसे वो एक पूरे पैटर्न की तरह देखते थे। इसी को कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस या मानसिक निरूपण। ये उनके दिमाग में बने हुए जटिल खाके या मॉडल होते हैं। अच्छा, दिमाग में बने मॉडल्स। हाँ, जो उन्हें खेल की पूरी स्थिति को एक नज़र में समझने, जरूरी जानकारी को छांटने और फिर असरदार चालें सोचने में मदद करते हैं। और ये चीजें हजारों घंटों की सोद्देश्य प्रैक्टिस से धीरे धीरे बनती हैं। तो ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस वाली बात है, ये सिर्फ शतरंज तक ही सीमित नहीं होगी फिर? ये तो हर फील्ड के एक्सपर्ट में होती होगी। बिल्कुल, ये हर फील्ड में मास्टरी की चाबी है। अब देखिए, एक तजुर्बेकार डॉक्टर कैसे लक्षणों के पैटर्न को देखकर फौरन बीमारी का अंदाजा लगा लेता है। एक बढ़िया म्यूजिशियन सिर्फ नोट्स नहीं सुनता, वो पूरे म्यूजिकल स्ट्रक्चर और इमोशन को महसूस करता है। एक अच्छा खिलाड़ी मैदान पर सिचुएशन को देखते ही भांप लेता है कि क्या करना है। ये सब बेहतर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस की वजह से ही मुमकिन है। यही वो चीज़ है जो एक नौसिखिया और एक एक्सपर्ट को अलग करती है, जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने का एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रभावी तरीका। तो इसका मतलब ये हुआ कि असरदार प्रैक्टिस का असली मकसद सिर्फ किसी बाहरी स्किल को, किसी काम को बेहतर करना नहीं है, बल्कि उस स्किल से जुड़ी जो जानकारी है उसे बेहतर ढंग से समझने और प्रोसेस करने के लिए अपने दिमाग के अंदर ज्यादा बेहतर, ज्यादा असरदार मानसिक संरचनाएं, वो मेंटल मॉडल्स बनाना है। और अंत में यही चीज हमें अपनी काबिलियत को सचमुच में घड़ने की, उसे आकार देने की ताकत देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सिर्फ ध्यान लगाकर मेहनत करना हमेशा काफी नहीं होता। जैसे वो याददाश्त बढ़ाने वाला प्रयोग था, एक व्यक्ति ने बहुत प्रगति की जबकि दूसरा उतनी ही मेहनत के बावजूद पीछे रह गया। तो साफ है कुछ और चाहिए होता है। बिल्कुल, और यहीं पे खास अभ्यास यानी डिलिब्रेट प्रैक्टिस का विचार आता है। इसे विशेषज्ञता हासिल करने का क्या कहते हैं, स्वर्ण मानक माना जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो बहुत विकसित हो चुके हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, बैले या शतरंज। हाँ, और इन क्षेत्रों में कुछ बातें आम होती हैं। प्रदर्शन को मापने के तरीके होते हैं, कंपटीशन काफी तगड़ा होता है, कौशल का विकास सदियों से होता आया है, और हाँ, सिखाने वाले विशेषज्ञ भी होते हैं। जैसे वो बर्लिन में वायलिन सीखने वाले छात्रों का अध्ययन था ना। बिल्कुल, उस अध्ययन में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अच्छे, बेहतर और सर्वश्रेष्ठ छात्रों के बीच मुख्य अंतर उनके अकेले अभ्यास करने के घंटों का था। 18 साल की उम्र तक सर्वश्रेष्ठ छात्रों ने औसतन लगभग 7,400 घंटे अकेले अभ्यास किया था, बाकी ने काफी कम। अच्छा। और बैले डांसर्स के अध्ययन में भी यही पैटर्न दिखा। ज्यादा अभ्यास मतलब बेहतर कौशल, लगभग 10,000 घंटे 20 साल की उम्र तक। कोई जमजात प्रतिभा जैसी चीज नहीं मिली जो मेहनत की जगह ले सके। तो ये खास अभ्यास है क्या फिर? ये सिर्फ मेहनत से ज्यादा है, ये तो साफ है। इसमें एक स्थापित क्षेत्र चाहिए, एक शिक्षक या कोच, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर कोशिश करना, विशिष्ट लक्ष्य रखना, पूरा ध्यान लगाना, और वो मानसिक प्रतिनिधित्व मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, उनका विकास शामिल है ना? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके क्षेत्र में सख्त खास अभ्यास का ढांचा नहीं भी है, तब भी आप इसके सिद्धांतों को अपना सकते हैं। जैसे अंक याद रखने की तकनीकें समय के साथ बेहतर हुई हैं। आज के प्रतियोगी पहले के विशेषज्ञों से सीखते हैं, उनकी टेक्निक्स अपनाते हैं। तो मूल मंत्र ये हुआ कि विशेषज्ञों को पहचाने, समझें कि वे क्या अलग करते हैं, और फिर उसे सीखने के लिए ट्रेनिंग तकनीक विकसित करें। हालांकि ये कहना आसान है, असली विशेषज्ञों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, खासकर जहां प्रदर्शन मापना कठिन हो, जैसे वाइन टेस्टिंग या डॉक्टरी में। अनुभव हमेशा बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं होता, ये भी एक बात है। सही बात है। और ये जानना भी चुनौतीपूर्ण है कि विशेषज्ञ क्या अलग करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक प्रक्रियाएं अक्सर दिखती नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी आप उनकी प्रशिक्षण विधियों में अंतर देख सकते हैं, जैसे फिनिश धावक पावो नुर्मी ने नई तकनीकें विकसित की। सबसे महत्वपूर्ण शायद एक अच्छा शिक्षक या कोच है।
जो सही मार्गदर्शन और फीडबैक दे सके। अच्छा, इसी अभ्यास के घंटों से जुड़ा वो 10,000 घंटे का नियम बहुत मशहूर हुआ, लेकिन उसमें कुछ गलत फहमियां भी हैं, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल हैं। पहली बात, 10,000 कोई जादुई संख्या नहीं है। ये वॉयलिन छात्रों का 20 साल की उम्र का औसत था, और वे तब भी मास्टर नहीं बने थे। अच्छा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय लगता है। दूसरा, ये औसत था, सबने इतने घंटे नहीं लगाए थे, कोई कम कोई ज्यादा। तीसरा, ये किसी भी तरह के अभ्यास और खास अभ्यास में फर्क नहीं करता, जैसे बीटल्स का उदाहरण है। प्रदर्शन करना अभ्यास नहीं है। और चौथा, ये नियम ये वादा नहीं करता कि कोई भी 10,000 घंटे लगाकर विशेषज्ञ बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है, किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए सालों की जबरदस्त मेहनत लगती है। मतलब फोकस्ड मेहनत। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सही तरीके से ट्रेनिंग करने पर इंसान में सुधार की अपार क्षमता होती है। आप लगातार बेहतर हो सकते हैं, यही मेन पॉइंट है। अब इसे काम की जगह पे कैसे लागू करें? वो अमेरिकी नौसेना के टॉप गन स्कूल का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। वियतनाम युद्ध में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जहां पायलट असल लड़ाई जैसी स्थितियों में अभ्यास कर सकें। हाँ, अपनी सीमाओं को परख सकें, उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया मिले, और सबसे जरूरी, बिना जान गंवाए गलतियों से सीख सकें। इसके नतीजे शानदार थे। यही सिद्धांत कई व्यवसायों में लागू हो सकता है। जैसे आर्ट टू रॉक जैसे सलाहकार इसी पर काम करते हैं। मानसिकता बदलना, वो मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच को चुनौती देना, और काम के दौरान ही अभ्यास के अवसर बनाना। जैसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन पर सिर्फ अच्छा था नहीं, बल्कि स्पेसिफिक फीडबैक देना, या सेल्स कॉल का रोल प्ले करना। हाँ, ये बात सही है। पारंपरिक ट्रेनिंग अक्सर ज्ञान देने पर जोर देती है, कौशल पर कम। जैसे मेडिकल ट्रेनिंग में सालों तक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन असल कौशल तो बाद में धीरे धीरे विकसित होते हैं। और जैसा हमने कहा, सिर्फ अनुभव से कौशल बेहतर नहीं होता। डॉक्टरों और नर्सों के अध्ययनों में यही देखा गया है। वो जो सतत शिक्षा वाले लेक्चर्स होते हैं ना, वो भी ज्यादा प्रभावी नहीं होते। हमें ज्ञान की बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। यहीं पर वो टॉप गन तरीका फिर काम आता है ना? भले ही आप ना जानते हो कि विशेषज्ञ क्या अलग करते हैं, आप ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जहां लोग अभ्यास कर सकें और प्रतिक्रिया पा सकें। जैसे आपने बताया, रेडियोलॉजिस्ट के लिए मैमोग्राम की लाइब्रेरी बनाना, या सर्जनों के लिए वीडियो आधारित अभ्यास। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ पेशेवरों के लिए नहीं, हर किसी के लिए है जो कुछ सीखना या बेहतर करना चाहता है। जैसे वो डैन मैक्लॉगन था, जिसने बिना अनुभव के गोल्फर बनने का फैसला किया। हाँ, तो पहला कदम, एक अच्छा शिक्षक खोजें। वो सही मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और वो मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने में मदद करते हैं। सही। दूसरा, पूरी लगन से अभ्यास करें, मतलब फुल फोकस, ध्यान भटकाओं से बचें। अभ्यास शायद मजेदार न हो हर वक्त, लेकिन फोकस जरूरी है। जैसे तैराक नताली काफरिन ने लैप्स लगाते हुए अपनी तकनीक पर ध्यान देना शुरू किया, सिर्फ गिनती पर नहीं। अच्छा, और अगर शिक्षक ना हो, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद को लिखना सिखाया था, तब क्या करें? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। फ्रैंकलिन ने क्या किया? विशेषज्ञों के काम का विश्लेषण किया, नकल करने की कोशिश की, गलतियों से सीखा। एक तरह से वो 3 F का इस्तेमाल किया: फोकस, फीडबैक और फिक्स इट। आज इंटरनेट से मदद मिल सकती है, पर क्रिएटिव होना पड़ेगा। खुद ही फीडबैक लूप बनाना होगा। और वो रुकावटें जो आती हैं प्रैक्टिस में, जिन्हें प्लेटो कहते हैं, उनसे कैसे निपटे? हाँ, वो तो आती ही हैं। उन्हें पार करने के लिए खुद को नई तरह से चुनौती दें, अपनी कमजोरियां पहचानें और उन पर काम करने के लिए खास अभ्यास डिजाइन करें। मतलब उसी घिसे पीटे तरीके से करते रहने से बात नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी चुनौती शायद प्रेरणा बनाए रखना है ना? बिल्कुल। ये इच्छा शक्ति का मामला कम और प्रेरणा के कारणों को समझने और मैनेज करने का ज्यादा है। छोड़ने के कारण कमजोर करें, जैसे अभ्यास का टाइम फिक्स करें, डिस्ट्रैक्शन हटाएं, नींद पूरी लें। और जारी रखने के कारण मजबूत करें, जैसे सुधार की इच्छा, अपनी पहचान बनाना उस स्किल से, सफलता में विश्वास रखना, और हाँ, सामाजिक समर्थन यानी लोगों का साथ। अच्छा, मतलब मोटिवेशन को मैनेज करना भी एक स्किल है। हाँ, कह सकते हैं। और अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत मददगार होता है। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने पर ध्यान दें, जैसा डैन मैक्लॉगलिन ने अपने गोल्फ अभ्यास के आंकड़ों को ट्रैक करके किया। तो डैन मैक्लॉगलिन की तरह अपनी प्रगति पर नजर रखना, चाहे वो छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ते रहने में मदद कर सकता है।
ठीक है। कोई किसी फील्ड में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण कैसे बन जाता है? क्या ये बस अंदर से आता है या इसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक कहानी है ना, वो 3 बहनों की, पोलगार बहनें, हाँ हाँ, सुना है। जिनके पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो उन्हें चेस वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। अच्छा, और वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। कमाल है। तो इससे पता चलता है कि माहौल, परवरिश ये कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को थोड़ा समझते हैं कि कैसे कोई एक शुरुआती दिलचस्पी से एकदम महारत तक पहुंचता है। अक्सर ये जो शुरुआत होती है वो खेल खेल में ही होती है ना। जैसे कोई बच्चा है, उसे शतरंज के मोहरे खिलौनों जैसे लग रहे हैं। हाँ, या कोई बेसमेंट में हॉकी स्टिक लेकर बोतल के ढक्कन मार रहा है। बिल्कुल। ये जो शुरुआती खिंचाव है ये बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स का रोल, जैसे तारीफ करना या बच्चों के साथ खेलना, उससे रुचि बढ़ती है। हाँ, और फिर धीरे धीरे वो खेल सीरियस प्रैक्टिस बन जाता है। और फिर वो स्टेज आता है जब कोई कोच या टीचर मिल जाता है। यहाँ से फिर असली मेहनत वाला काम शुरू होता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जरूरी नहीं कि पहला टीचर कोई वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हो। अच्छा। हाँ, मतलब जरूरी ये है कि वो बच्चे को मोटिवेट कर सके, उसका इंटरेस्ट बनाए रखे। ये बात तो है। और यहीं से वो अंदर की मोटिवेशन, अंदरूनी प्रेरणा जिसे कहते हैं, वो जागने लगती है। कैसे? जब बच्चा कुछ अचीव करता है, जैसे पियानो पर कोई धुन बजा ली या मैच में अच्छा खेला, तो उसे गर्व सा महसूस होता है। हाँ, वो तो होता है। और ये फीलिंग जो है ना, ये बाहरी तारीफ से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यही उसे आगे बढ़ने के लिए अंदर से पुश करती है। मतलब फिर तारीफ की उतनी जरूरत नहीं रहती। हाँ, कह सकते हैं कि अंदर की इच्छा ज्यादा हावी हो जाती है। फिर एक टाइम आता है जब इंसान फैसला करता है कि भाई अब तो इसमें पूरी तरह से लगना है, फुल कमिटमेंट। बिल्कुल। इसमें फिर बेस्ट कोच ढूंढना, बहुत सारा टाइम लगाना, पैसा लगाना, यहां तक कि पहचान भी उसी स्किल से जुड़ जाती है। हाँ, ये तो बड़ा कदम है। अक्सर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती होगी। हाँ, अक्सर। लेकिन यहीं पर वो सवाल आता है, क्या इसमें टैलेंट का मतलब पैदाइशी हुनर का कोई रोल है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जैसे वो महान वायलिन प्लेयर थे पैगनीनी। हाँ, पैगनीनी। उनके बारे में कहते हैं कि वो टूटे हुए तारों पर भी कमाल का बजा लेते थे। सही, तो लगता है कि ये तो भाई जादू है, पैदाइशी टैलेंट। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि पैगनीनी ने ये स्किल खास तरह की प्रैक्टिस से डेवलप की थी। अच्छा, कैसे? उन्होंने पहले 2 तारों पर महारत हासिल की, फिर 1 तार पर। ये कोई अचानक से नहीं हुआ, बहुत अभ्यास किया। तो ये जादू नहीं, मेहनत थी। ठीक वैसे ही जैसे मोजार्ट का मामला है। हाँ, वो जीनियस थे बचपन से, पर उनके पिता जो खुद म्यूजिशियन थे, उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ट्रेनिंग दी थी, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग। अच्छा। उनके शुरुआती कंपोजिशंस में तो उनके पिता का काफी हाथ दिखता है। असल मौलिक काम तो सालों की प्रैक्टिस के बाद आया। और चेस प्लेयर्स पे भी स्टडी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। उसमें भी यही बात निकल कर आती है। शायद शुरुआत में नियम समझने वगैरह में आईक्यू का थोड़ा रोल हो सकता है, पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, प्रैक्टिस की क्वालिटी और क्वांटिटी वो कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। कई बार कम आईक्यू वाले प्लेयर भी ज्यादा प्रैक्टिस करके आगे निकल जाते हैं। तो मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सही तरीके से किया गया लंबा और गहरा अभ्यास, जिसे एक्सपर्ट्स डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब सिर्फ घंटों लगे रहना नहीं, बल्कि ऐसा अभ्यास जो मुश्किल हो, जिसमें अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम किया जाए और अक्सर किसी गाइड या कोच की देखरेख में हो। ये दिमाग और शरीर को बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। यह हमारे दिमाग में नई क्षमताएं बनाता है, नए कनेक्शंस बनाता है। और इससे वो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बेहतर होते हैं, है ना? मतलब किसी सिचुएशन को समझने का तरीका। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना सीखना। जैसे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर लक्षणों को देखकर फौरन बीमारी का पैटर्न पहचान लेता है, वो सिर्फ अलग अलग लक्षण नहीं देख रहा होता। एक और जरूरी बात, वो माइंडसेट वाली बात। माइंडसेट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम मान लें कि टैलेंट तो बस पैदा होने की बात है, बदला नहीं जा सकता, तो फिर जो लोग शुरू में स्ट्रगल करते हैं वो शायद कोशिश करना ही छोड़ दें। हाँ, ये सोच कि मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप कोशिश नहीं करते, और फिर आप वाकई नहीं कर पाते। इसका वो कनाडा वाला हॉकी प्लेयर्स का उदाहरण भी दिलचस्प है। हाँ, कि जिनका जन्म साल के शुरू में होता है, वो अपने उम्र के हिसाब से थोड़े बड़े और मजबूत होते हैं। तो कोच उन्हें ज्यादा टैलेंटेड समझ लेते हैं। हाँ, और उन्हें बेहतर कोचिंग, ज्यादा मौके मिलते हैं,
और फिर वो वाकई बेहतर होते चले जाते हैं। एक छोटा सा फायदा बढ़ता चला जाता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है यही कि ये जो असाधारण क्षमताएं हैं, ये ज्यादातर सालों की मेहनत, सही गाइडेंस, सही प्रैक्टिस और एक खास तरह की मानसिक समझ का नतीजा होती हैं। ये सिर्फ पैदाइशी देन नहीं है। हाँ, झुकाव हो सकता है, थोड़ी शुरुआत अच्छी मिल सकती है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल, और इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब में कहीं ना कहीं वो क्षमता है, बस उसे सही तरह से निखारने, डेवलप करने की जरूरत है। हाँ, ये जानना कि हम अपनी काबिलियत खुद बना सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल सोच है। सही कहा। तो श्रोताओं को ये चर्चा कैसी लगी? क्या कोई पहलू था जो खास तौर पर दिलचस्प लगा? आपके क्या विचार हैं इस पर? हमें जरूर बताइएगा। इससे हमें आगे की बातचीत को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हाँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।